So today our topic is routing. We are starting with CCNA routing. So राउटिंग में जाने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ राउटिंग के बेसिक के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली राउटिंग क्या होता है, और उसके साथ साथ हम कुछ टाइप ऑफ राउटिंग वगैरह के बारे में देखेंगे, और आगे जो भी राउटिंग में चीज़ें सारे आएंगे वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, अगर हम राउटिंग के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से डिवाइस के ऊपर हम राउटिंग कर सकते हैं। राउटिंग बेसिकली अगर हम बात करते हैं ना, ये राउटिंग आपके पास एक टेक्नोलॉजी है, ये आपका एक लेयर 3 टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ऐसा था कि आप स्विचिंग के बारे में जब पढ़ रहे थे ना हम, तभी आपका क्या था कि आप जब भी कुछ काम कर रहे थे या स्विचिंग का जो भी डिसीजन वगैरह कुछ भी आप ले रहे थे या जो भी प्रोटोकॉल्स वगैरह आप चला रहे थे, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे थे, वो लिमिटेड था आपका डेटा लिंक लेयर तक। मतलब वो सारे काम आपका डेटा लिंक लेयर पे होता था, क्योंकि आपका स्विच जो है ना, स्विचिंग आपका बेसिकली डेटा लिंक लेयर पे ही होता है या फिर लेयर 2 पे आप मान सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम राउटिंग के बारे में बात करेंगे, ये राउटिंग हमारा पूरा लेयर 3 टेक्नोलॉजी आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी चीज़ हम करेंगे वो लेयर 3 मतलब नेटवर्क लेयर जो आपके पास है या फिर इंटरनेट लेयर जो भी आप मान सकते हो, उस लेयर के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो बेसिकली हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो नेटवर्क लेयर में हमें बेसिकली आईपी एड्रेस जो होता है ना, तो आईपी एड्रेस हमें बेसिकली देखने को मिलता है। तो उस आईपी एड्रेस मतलब उसी आईपी के नेटवर्क या फिर एड्रेस, उसी के अकॉर्डिंग जो भी हमें डिसीजन लेना है, ट्रैफिक कैसे पास कराना है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं नेटवर्क लेयर के बारे में थोड़ा बात करूं तो उसमें हमारा आईपी काम करता है, जो कि एक राउटेड प्रोटोकॉल आपका होता है। आईपी का काम बेसिकली आपका क्या होता है, जो राउटेड प्रोटोकॉल आईपी आपका हो गया, मैं थोड़ा लिख लेता हूं आपको। अगर आप लेयर 3 प्रोटोकॉल के बारे में बात करोगे तो आपको दो प्रोटोकॉल देखने को मिलते हैं। एक आपका होता है राउटेड, एक आपका होता है राउटिंग। अगर आप डायनेमिक के बारे में बात करोगे तो आपके पास राउटिंग प्रोटोकॉल होता है और राउटेड प्रोटोकॉल आपके पास होते हैं। बेसिकली राउटेड प्रोटोकॉल का आपका काम यही होता है कि आपका डेटा को कैरी करके लेके आगे जाना। ठीक है, लेकिन राउटिंग प्रोटोकॉल आपका ये होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे देने के लिए आपको कोशिश करूंगा तो आप ऐसा समझ सकते हो कि आपके पास है ना, एक आप उबर वगैरह से आप या फिर कुछ आप होता है ना, जैसे कैब वगैरह बुक करते हैं, वो कैब वगैरह आप बुक कर रहे हो। ठीक है, तो राउटेड प्रोटोकॉल आपका कैब हो गया, जो कैब वाला आपके पास आ गया वो आपका राउटेड प्रोटोकॉल हो गया, वो आपको कैरी करके लेके आगे जाएगा। लेकिन राउटिंग प्रोटोकॉल आपका कौन है, आपका गूगल मैप है, जो आपको क्या इन्फॉर्मेशन देगा कि आपको कहाँ कौन से रास्ते में जाना है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करेंगे नेटवर्क के हिसाब से, तो राउटेड प्रोटोकॉल आपका बेसिकली क्या करता है, जो आईपी आपका होता है वो आपका डेटा को कैरी करता है। डेटा के जो भी इन्फॉर्मेशन, सोर्स, डेस्टिनेशन वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन डेटा के लिए आपको चाहिए, डेटा लेने के लिए, उसके सारे इन्फॉर्मेशन को ये होल्ड करता है। और राउटिंग प्रोटोकॉल आपके होते हैं कि आपको डेटा जानने के लिए जो पाथ होता है ना, या फिर नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन या राउट का इन्फॉर्मेशन, ये आपको क्या करते हैं, गैदर करते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन आपके डिवाइस को बताते हैं। तो लेयर 3 डिवाइस जो आप बात करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या आते हैं, आपके पास राउटर आता है एक लेयर 3 डिवाइस। बेसिकली जिस डिवाइस के पास राउटिंग कैपेबिलिटी होता है उसे हम लेयर 3 डिवाइस बोलते हैं। मतलब लेयर 3 कैपेबिलिटी है उसके पास, मतलब राउटिंग कैपेबिलिटी उसके पास है, वो राउट कर सकता है डेटा। आपके पास राउटर्स होते हैं, लेयर 3 स्विचेस होते हैं। ठीक है, ये सारे डिवाइस, इन सारे डिवाइस पे आप क्या कर सकते हो, राउटिंग एनेबल कर सकते हो। तो आपके जो लेयर 3 में आपके पास राउटेड और राउटिंग प्रोटोकॉल हो गया, तो इसमें राउटेड प्रोटोकॉल के लिए अगर हम जनरल बात करते हैं तो यहाँ पे हम आईपी को लेते हैं, और राउटिंग प्रोटोकॉल जो भी आपके पास डायनामिक प्रोटोकॉल है, हम बेसिकली ये राउटिंग के बारे में अभी देख रहे हैं। अभी आईपी के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ काम नहीं, आईपी बस हम यही जानते हैं कि आईपी क्या करता है, आपका डेटा लेके जाता है, मतलब डेटा का इंफॉर्मेशन अटैच करके कैरी करके वो लेके जाता है। और राउटिंग के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज़्यादा देखेंगे। तो अगर हम राउटर के बारे में बात करते हैं तो लेयर 3 डिवाइस, मतलब मैं राउटर के बारे में यहाँ पे बात करूंगा। लेयर 3 स्विच के नाम यहाँ पे मैं नहीं लूंगा, लेकिन लेयर 3 स्विच भी आपका राउटर की तरह काम कर सकता है। दो डिवाइस का नाम एट ए टाइम में नहीं ले सकता। ठीक है, तो अगर हम राउटर के बारे में बात करते हैं, आपका राउटर क्या करता है, बेसिकली आपके एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को दूसरे नेटवर्क में लेके जाता है। जब आप लेयर 2 के बारे में बात करते थे ना, तो लेयर 2 में आपका जो ब्रॉडकास्ट डोमेन होता था वो एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन होता था पूरे लेयर 2 के लिए। लेकिन लेयर 3 की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे एक ब्रॉडकास्ट डोमेन से दूसरे ब्रॉडकास्ट डोमेन के लिए आपका डेटा जो है वो पास होके जाएगा। मतलब जैसे हम इंटर VLAN राउटिंग वगैरह किए थे ना, ये आपका मान लो VLAN 10 था, ये आपका VLAN 20 था, तो आप एक VLAN से दूसरे VLAN डेटा कैरी करने के लिए आप इंटर VLAN राउटिंग जो है वो यूज करते थे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये VLAN 10 के लिए आप मान लो कोई आपके पास नेटवर्क है, जैसे ऐसे मैं यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये एक आपका अलग सा नेटवर्क है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप राउटिंग में क्या समझोगे, सेम कॉन्सेप्ट जैसे आप VLAN के लिए आप बात कर रहे थे, एक VLAN की इंफॉर्मेशन दूसरे VLAN में लेके जाना मतलब कम्युनिकेशन कराना। यहाँ पे आपका राउटिंग का कॉन्सेप्ट भी वही है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराना। एक नेटवर्क में आपका 10 वाले नेटवर्क में जो यूजर बैठा है वो क्या करेगा, 20 के नेटवर्क के साथ अगर वो बात करना चाहता है या फिर कम्युनिकेट करना चाहता है तो उस केस में उसका कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें क्या चाहिए, राउटिंग की जरूरत है। तो बेसिकली आपको पता है उस टाइम पे भी मैंने आपको IVR के टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि आप क्या करते हो, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन से दूसरे ब्रॉडकास्ट डोमेन में लेने के लिए आपका डेटा आपको एक लेयर 3 डिवाइस की जरूरत होता है या फिर लेयर 3 कैपेबिलिटी वाला डिवाइस की आपको जरूरत होता है। तो यहाँ पे भी सेम है, अपना राउटर एक लेयर 3 डिवाइस है, बेसिकली ये ही सेम काम करेगा। ठीक है, एक नेटवर्क से इंफॉर्मेशन को लेके दूसरे नेटवर्क तक को लेके जाएगा। तो आपके राउटर जो राउटिंग के लिए अगर हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे तो राउटिंग बेसिकली आपका क्या होता है, एक नेटवर्क से इंफॉर्मेशन लेके दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाना या फिर पास कराना, उसे हम क्या करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, राउटिंग बोलते हैं। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं उसे डेफिनेशन के हिसाब से, राउटिंग इज अ टेक्नोलॉजी टू मूव द पैकेट्स और डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। ठीक है, और स्विच डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। तो बेसिकली राउटर के हिसाब से अगर हम बात करेंगे राउटिंग का, तो राउटर क्या करता है, मान लो आपके पास ये एक इंटरफेस हो गया, ये एक इंटरफेस हो गया, तो राउटर में हर एक इंटरफेस आपका लेयर 3 का इंटरफेस होता है। तो लेयर 3 का इंटरफेस मतलब हर एक लेयर 3 इंटरफेस एक अलग सा ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। तो यहाँ पे इसके पास 2 इंटरफेस है, मतलब इसके पास 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया। तो राउटर बेसिकली क्या करता है, इस इंटरफेस से अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है जिसको ये वाला एरिया में जो भी डिवाइस लगा है ये ब्रॉडकास्ट डोमेन में, उसको कम्युनिकेट कराना है, तो राउटर बेसिकली आपका क्या करता है, यहाँ पे एक लेयर 3 इंटरफेस पे रिसीव किया हुआ डेटा को स्विच करा देता है दूसरे लेयर 3 इंटरफेस में और डेटा को क्या करता है, एग्जिट करा देता है। मतलब सेम काम ये कर रहा है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन से दूसरे ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, या फिर एक लेयर 3 इंटरफेस से दूसरे लेयर 3 इंटरफेस में डेटा को पास कराना। तो इस ये जो टेक्निक को राउटर आपका यूज कर रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, हमारे पास राउटिंग। ठीक है, तो राउटिंग के लिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो राउटर बेसिकली आपका क्या करता है, राउटिंग करने के लिए आपका एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप एक काम करना, वीडियो को फिर से प्ले करके डेफिनेशन लिख लेना। ठीक है, नहीं तो मैं अगर लिखता जाऊंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपके डिवाइस क्या करते हैं, लेयर 3 इंफॉर्मेशन एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रैफिक लेने के लिए आपके राउटर क्या करता है, एक राउटिंग टेबल बनाता है। जैसे स्विच में आपके पास था ना, एक मैक एड्रेस टेबल स्विच बना रहा था, इसी तरह राउटर क्या करता है, आपका एक राउटिंग टेबल बनाता है। और इस राउटिंग टेबल में ये क्या करता है, नेटवर्क के इंफॉर्मेशन रखता है। जैसे आपके पास अगर 2-3 नेटवर्क है तो आप ऐसा मान सकते हो नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3, इस तरह का इंफॉर्मेशन वो रखता है। ठीक है, और अगर हम इस राउटिंग टेबल को और थोड़ा खोल के देखें तो हम अगर एक डिवाइस के आउटपुट भी ले लेंगे तो उस केस में भी आपको अच्छे से मिल जाएगा आउटपुट। मैं एक डिवाइस ऑन कर लेता हूँ राउटर, ताकि हम थोड़ा राउटिंग टेबल जो होता है उसके बारे में थोड़ा क्लियरली जो है ओवरव्यू देता है। ठीक है, इसमें मेरे को 2 डिवाइस कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको राउटिंग टेबल नहीं दिखाएगा। और स्विचेस के जैसे आपको पता है ना, आप अगर स्विचेस के स्विच पोर्ट के बारे में बात करते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट आपको ऑफ देखने को मिलते हैं, लेकिन राउटर में लेयर 3 पोर्ट आपको ऑफ देखने को नहीं मिलते हैं। बाय डिफॉल्ट आपके राउटर में सारे पोर्ट जो होते हैं वो आपका शटडाउन देखने को मिलते हैं, और आपको सारे पोर्ट को कुछ भी करने से पहले नो शटडाउन चलाना पड़ता है, इसे ऑफ लाना पड़ता है। ठीक है, इसमें मेरे को बस IP एड्रेस देना है, तो मैं एक IP एड्रेस दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा राउटिंग टेबल में दिखा पाऊँ। ठीक है, मैंने IP दे दिया। आपके पास एक कमांड होता है शो IP राउट, ये आपको क्या करता है, अपना राउटिंग टेबल जो है ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहा है। अभी के लिए आप देखो ये क्या करता है, आपके नेटवर्क के इंफॉर्मेशन को
स्टोर करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी के लिए मैंने कोई राउट सेट नहीं किया है, इसलिए ये क्या कर रहा है, आपके कुछ नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, मैं एक राउट भी लगा लेता हूँ। ओके श्योर, ठीक है। ये वाला एंट्री आपको कनेक्टेड वाला एंट्री दिखा रहा है, और ये एंट्री आपका स्टैटिक रूट मैंने एक डाला है, उसके बारे में हालांकि हम आगे पढ़ेंगे। बस ये राउटिंग टेबल आपका ऐसा ही क्या करता है, कुछ नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन जो होता है ना, वो इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर करके दिखाता है, ठीक है। जैसे कि ये आपका नेटवर्क हो गया, और ये आपका डायरेक्टली इस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए ये डायरेक्टली कनेक्टेड दिखा रहा है। कौन से इंटरफेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो इन्फॉर्मेशन ये बता रहा है, और ये एक हमने रूट डाला है, नेटवर्क के इन्फॉर्मेशन बता रहा है, और ये वैल्यू क्या है हम आगे जानेंगे, और इसके नेक्स्ट हॉप की इन्फॉर्मेशन बता रहा है। तो ये सारी चीज़ों के इन्फॉर्मेशन के बारे में हम आगे देखेंगे। अभी के लिए आप बस देख लो कि नेटवर्क के कुछ एंट्री जो है ना आपके राउटिंग टेबल ऐसे होता है, ये क्या करता है, नेटवर्क के लिए इन्फॉर्मेशन रखता है, ना कि कोई आपका इंटरफेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो नेटवर्क मैंने रखा है, तो राउटिंग टेबल में दो नेटवर्क के बारे में इन्फॉर्मेशन ये दिखा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह का आपका राउटिंग टेबल क्या करता है, कुछ नेटवर्क के बारे में इन्फॉर्मेशन रखता है, और वो क्या करता है, जब भी आप कोई एक दूसरे की यूजर, मतलब एक साइड से अगर एक यूजर, यहाँ पे कोई यूजर था, ये क्या कर रहा है, कुछ डेटा भेज रहा है ये वाले यूजर के साथ, ये क्या करता है, हमेशा डेटा रिसीव होते ही, जैसे आपके पास था ना, आपका स्विच क्या करता था, कभी भी उसके पास कोई फ्रेम वगैरह आ गया तो वो सोर्स इंटरफेस, सोर्स मैक एड्रेस से क्या करता था, मैक एड्रेस टेबल बनाता था, और डेस्टिनेशन में जो आपके पास मैक एड्रेस था ना, उसको लेके वो क्या करता था, आपका मैक एड्रेस टेबल में मैच कराता था, कौन से वाले इंटरफेस से मेरे को लर्न हुआ है, उस इंटरफेस से डेटा को एग्जिट करता था। तो यहाँ पे आपका राउटर भी सेम चीज करता है, क्या करता है, हालांकि ये कोई मैक एड्रेस टेबल नहीं बनाता है, सोर्स आईपी एड्रेस को देख के ये एक आर्प टेबल बनाता है। हालांकि ये आर्प प्रोटोकॉल के बारे में भी हम शायद नेक्स्ट क्लास में या आज ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये क्या करता है, एक आर्प टेबल बना लेता है जिस इंटरफेस से रिसीव हुआ है, और उसके बाद डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को चेक करके उस आईपी एड्रेस के लिए कौन सा नेटवर्क यहाँ पे राउटिंग टेबल में मैच हो रहा है उसके साथ चेक करता है। उसके बाद इसको भी मिल जाता है ना इंटरफेस की, कौन से इंटरफेस के साथ, ये भी इंटरफेस का इन्फॉर्मेशन ये रखता है, जैसे 0/1 के साथ अगर ये कनेक्टेड है, या फिर 0/1 से लर्न हुआ है, आप ऐसा मान सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करता है आपका, हमेशा सबसे पहले सोर्स वाला आईपी एड्रेस को चेक करके आर्प टेबल में एंट्री बना लेता है, उसके बाद ये क्या करता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को चेक करके राउटिंग टेबल में नेटवर्क के साथ मैच कराता है। जिस नेटवर्क के साथ मैच हो गया उसी के एग्जिट इंटरफेस जो इंफॉर्मेशन है उसी के साथ ये क्या करता है, उसी इंटरफेस से डेटा को आगे एग्जिट करा देता है। मतलब यहाँ पे मान लो 20 का नेटवर्क का कोई यूजर था, यहाँ पे 10 का नेटवर्क का कोई यूजर है, उसने ट्रैफिक भेजा 20 के लिए, तो इसने अपने राउटिंग टेबल में 10/8 के लिए ये मान लो 1 नंबर पोर्ट, ये 2 नंबर पोर्ट, 1 नंबर पोर्ट पे है, 20/8 आपके पास 2 नंबर पोर्ट पे, ये राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन इसने रखा। 10 के यूजर अगर कोई ट्रैफिक भेजना चाह रहा है 20 के यूजर के लिए, तो ये सोर्स देख के आर्प टेबल में एक एंट्री बना लिया, 10 के जो यूजर है उस यूजर आईपी के लिए ये क्या करता है, आर्प टेबल में आपको आईपी के लिए एंट्री मिलता है, ठीक है, आईपी और मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन। उसके बाद ये क्या करता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को उस आईपी हेडर से चेक करता है, और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को ये नेटवर्क में मैच कराएगा, तो ये 20 नेटवर्क के साथ मैच हो जाएगा। उसको पता चल गया कि 20 नेटवर्क के लिए ये ट्रैफिक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 वाले इंटरफेस से एग्जिट कर देना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, ये वाला इंटरफेस जो है ना, यहाँ से डेटा आपका एग्जिट करा देगा, ठीक है। तो आपके राउटर क्या करता है, राउटिंग डिसीजन जब भी लेता है इसी तरह का ये राउटिंग डिसीजन आपका ले लेता है। और अगर हम राउटिंग के बारे में बात करेंगे तो अभी के लिए सीसीएनए के लिए अगर हम बात करते हैं तो राउटिंग आपका 3 टाइप है, आप मान लो आपके पास 3 टाइप है। सबसे पहले आपके पास होता है स्टैटिक राउट, हालांकि 2 टाइप का होता है, स्टैटिक एंड डायनामिक, लेकिन यहाँ पे आप 3 पढ़ो। दूसरी आपके पास है डिफॉल्ट राउट। लास्ट क्लास में हम डिफॉल्ट राउट के बारे में क्लियर कर लेंगे, और राउटिंग को 2 टाइप के डिवाइड करके मैं बता दूंगा, ठीक है। और एक आपके पास है डायनामिक राउट, ठीक है। अभी के लिए अगर हम राउटिंग टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं तो राउटिंग आपके पास 3 टाइप का हो गया, आपके पास एक स्टैटिक है, एक डिफॉल्ट है, एक डायनामिक है। इसके बारे में भी थोड़े आगे हम देखेंगे, उससे पहले राउटिंग टेबल के लिए और एक देख लेते हैं। तो ये जो राउटिंग टेबल में आपके पास नेटवर्क का इंफॉर्मेशन होता है ना, ये नेटवर्क का इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में आता कैसा है, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे लिए राउटिंग के लिए हमारे पास कुछ टाइप है, उसी के लिए हम क्या करते हैं, राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए और अपने राउट को पाथ देने के लिए हम राउटिंग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं।
तो राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए हमारे पास 3 वे है। एक स्टैटिक राउटिंग मेथड है, एक डिफॉल्ट राउटिंग मेथड है और एक डायनामिक राउटिंग मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली 2 चीज हो सकता है। बेसिकली 2 चीज मतलब आप ये जो राउटिंग का इंफॉर्मेशन है, आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है, जो आपका नेटवर्क देख रहा है, वो एंट्री करा सकता है खुद मैन्युअली। ठीक है, खुद सारे नेटवर्क के इंफॉर्मेशन वो ऐड कर सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक राउट। या फिर क्या हो सकता है, आपके पास कुछ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल आपके चल रहे हैं जो डायनामिकली राउटिंग के इंफॉर्मेशन को लर्न कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, हर एक चीज करने के लिए आपके पास एक स्टैटिक मेथड या मैनुअल वे होता है और एक आपके पास डायनामिक वे होता है। तो मैनुअल वे में आपके पास क्या होता है, आपको खुद इंफॉर्मेशन एंट्री करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका स्टैटिक रूट हो गया। तो स्टैटिक रूट में क्या होगा, आपके जो नेटवर्क एडमिन है ना, वो सारे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आपके राउटिंग टेबल में ऐड करेगा एक बाय एक। और अगर हम डायनामिक के बारे में बात करते हैं, तो डायनामिक आपका क्या होता है, कुछ आप प्रोटोकॉल चलाते हो। हर एक डायनामिक या ऑटोमेटिक काम करने के लिए आपके पास कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। इसी तरह आपके पास कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स है और उस राउटिंग प्रोटोकॉल को आप यूज करके आप क्या करोगे, राउटर्स को डायनामिकली राउटिंग के इंफॉर्मेशन लर्न कराओगे। ठीक है, ताकि आपके राउटर के पास डायनामिक इंफॉर्मेशन आ जाए राउटर का, और आने के बाद आपका राउटर क्या करेगा, ये सारे जो राउट का इंफॉर्मेशन जैसे आपके राउटिंग टेबल है ना, इसमें डायनामिकली लर्न किया गया राउटिंग जो आपके पास नेटवर्क हो गया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये अटैच कराएगा। ठीक है, तो 2 तरीके से आप राउटिंग टेबल में राउट के लिए एंट्री करा सकते हो, एक स्टैटिकली खुद एंटर करके और एक डायनामिकली कुछ प्रोटोकॉल वगैरह चला के। स्टैटिक के लिए और डिफॉल्ट एक आपके पास है, उसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे। स्टैटिक रूट के लिए अगर हम बात करते हैं, तो स्टैटिक रूट में आप क्या करते हो, आप सारे आपको मैन्युअली क्या करना पड़ता है, जितने भी आपके पास इंफॉर्मेशन होता है वो सारा इंफॉर्मेशन आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। ठीक है, तो स्टैटिक रूट के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो स्टैटिक रूट हमें मतलब कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। सबसे पहले नेटवर्क आईडी आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज आपके पास सबनेट मास्क होना चाहिए। तीसरी चीज आपके पास नेक्स्ट हॉप आईपी या फिर एग्जिट इंटरफेस, क्योंकि यहां पे सारे चीज आपको मैन्युअली देना पड़ेगा ना। तो देखो, अगर आप एक नेटवर्क के बारे में बात करते हो, तो ये 3 चीज हमें क्यों चाहिए। आप देखो, कोई नेटवर्क का इंफॉर्मेशन अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है, तो इसका मतलब एक नेटवर्क आपका एक सबनेट कहा जाता है। ठीक है, तो एक सबनेट के लिए आपको पता है ना, उस सबनेट का पहचान देने के लिए कौन सा सबनेट है, तो आप क्या करते हो, नेटवर्क आईडी आप यूज करते हो। तो पूरे सबनेट के लिए आपको तो यहाँ पे राउट जो है वो कॉन्फ़िगर करना है ना, पूरा नेटवर्क का इंफॉर्मेशन डालना है। तो पूरे नेटवर्क का इंफॉर्मेशन डालने के लिए आपको नेटवर्क का नाम या फिर पहचान जो है नेटवर्क आईडी आपका, उससे आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसके इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद सबनेट मास्क आपको क्यों चाहिए, उस नेटवर्क का लेंथ कितना है वो पता होना चाहिए। उस नेटवर्क में मान लो आपके पास /28 का नेटवर्क है, तो आप कैसे बताओगे डिवाइस को कि ये /28 का नेटवर्क है या 27 का नेटवर्क है। तो ये आपका सबनेट मास्क या फिर CIDR वैल्यू एंटर करके आप बताओगे कि आपका नेटवर्क का साइज क्या है। तीसरी चीज आपके पास नेक्स्ट हॉप आईपी या फिर एग्जिट इंटरफेस क्यों चाहिए, क्योंकि आपके राउटर को तो इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए ना, इसके पास बहुत सारे इंटरफेस है। आप जो राउट का इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, उस राउट में जाने के लिए कौन सा इंटरफेस ये यूज करे, उसको वो तो इसको पता होना चाहिए ना। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए नेक्स्ट हॉप आईपी या फिर एग्जिट इंटरफेस जो आपके पास होता है ना, वो इंफॉर्मेशन हम यूज करते हैं। यहाँ पे अगर हम एग्जिट इंटरफेस के लिए बात करें, तो एग्जिट इंटरफेस आपका डायरेक्ट, अगर आपके नेटवर्क जो है, आप एग्जिट इंटरफेस यहाँ से अगर एग्जिट करेगा, तो जहां से जिस वाले इंटरफेस से आपका नेटवर्क का इंफॉर्मेशन जो आपके ट्रैफिक उस नेटवर्क के लिए एग्जिट करेगा आपके डिवाइस से, मतलब बाहर निकल जाएगा जिसके लिए, या फिर जिस इंटरफेस से आपके राउटर उस नेटवर्क के लिए इंफॉर्मेशन भेजेगा, कोई ट्रैफिक डेस्टिनेशन है तो उसी वाले इंटरफेस को आप क्या बोलते हो, एग्जिट इंटरफेस। लेकिन अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट हॉप के लिए बात करते हैं, तो नेक्स्ट हॉप आपका क्या होता है, ऐसे मान लो ये आपका राउटर 1, ये आपका राउटर 2 है। तो मान लो ये राउटर 1 यहां से कोई ट्रैफिक भेज रहा है और ये ट्रैफिक इसको पता है कि आगे ये भेजेगा। तो ये राउटर के लिए, राउटर 1 के लिए नेक्स्ट हॉप क्या होगा, आपका राउटर 2 का इंटरफेस आईपी, जिस इंटरफेस के साथ ये कनेक्टेड है। राउटर 1 राउटर 2 के ये वाला इंटरफेस, मतलब ये अगर 1 वाला इंटरफेस में बात कर रहा हूं, फास्ट इथरनेट 1, तो ये फास्ट इथरनेट 1 इंटरफेस से कनेक्टेड है ना। तो राउटर 1 कभी भी अगर राउटर 2 के तरफ आईपी कोई ट्रैफिक भेजेगा, तो इसका मतलब राउटर 2 का वो वाला इंटरफेस जिससे ये कनेक्टेड है, इस इंटरफेस का आईपी इसके लिए, ये इंटरफेस इसके लिए नेक्स्ट हॉप होगा और ये इंटरफेस का आईपी इसके लिए नेक्स्ट हॉप आईपी कहा जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या होता है, जब भी आप राउटिंग टेबल में कोई इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए जा रहे हो, तो आपके पास सबसे पहले आपने नेटवर्क का इंफॉर्मेशन दे दिया, नेटवर्क आईडी जो है वो आपको पता है।
उस तरफ कौन सा नेटवर्क है, क्योंकि आप एडमिन हो, आपको पता है, तो अभी तो आप कॉन्फ़िगर करने के लिए जा रहे हो। नेटवर्क का लेंथ आप डिफाइन कर रहे हो सबनेट मास्क एंटर करके। फिर उसके बाद आप चाहो तो ये वाला जो आपके पास एग्जिट इंटरफेस है, इसका इंफॉर्मेशन आप दे दो, ताकि आपको राउटर को पता चल जाए कि मेरे को जब भी कोई ये वाला नेटवर्क के लिए, मान लो ये कोई आपका 10 वाला नेटवर्क था, 10 नेटवर्क के लिए जब भी कोई डेटा मेरे को भेजना है तो ये वाला एग्जिट इंटरफेस है, मेरे को एग्जिट कर देना है, ठीक है, भेज देना है, तो इसको पता चल जाए। या फिर आप एक काम करो, ये जो आपके पास नेक्स्ट ऑफ आईपी है ना, ये नेक्स्ट ऑफ आईपी को आप एंट्री करा दो, ताकि क्या होगा, ये जो नेक्स्ट ऑफ आईपी का जो नेटवर्क होगा और ये जो नेटवर्क होगा ना, ये नेटवर्क दोनों सेम होते हैं, एक ही नेटवर्क के होते हैं। आपके राउटर के अगर 2 राउटर के बीच एक लिंक कनेक्शन है, तो ये आपका राउटर का हर एक इंटरफेस आपके पास लेयर 3 होते हैं ना, तो ये आपका एक लेयर 3 सेगमेंट कहा जाता है। जैसे लेयर 2 सेगमेंट के बारे में हम बात करते हैं, ये आपका एक लेयर 3 सेगमेंट है, और हर लेयर 3 सेगमेंट में आपका नेटवर्क का आईपी एड्रेस सेम नेटवर्क में होना चाहिए, मतलब सेम सबनेट के अंदर होना चाहिए। अगर आप बात करते हो कोई 10 का नेटवर्क 10/8 का है, तो ये भी आपका 10/8 के अंदर होना चाहिए, और ये भी 10/8 के अंदर होना चाहिए। हालांकि आईपी एड्रेस आप अलग अलग दे सकते हो, ठीक है। तो इस केस में अगर आप ये नेक्स्ट ऑफ आईपी अगर यहाँ पे डाल देते हो, तो उस केस में क्या होता है, इसको पता चल जाता है कि ये जो नेक्स्ट ऑफ है, ये मेरा ये वाला एग्जिट इंटरफेस से कनेक्टेड है, क्योंकि ये वाला इंटरफेस के लिए बाय डिफॉल्ट आपके राउटिंग टेबल जो होते हैं ना राउटर में, उसके पास कुछ कनेक्टेड एंट्री ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी थोड़े आगे हम और क्लियर राउटिंग टेबल के बारे में जान लेंगे, ठीक है। तो जब भी आप स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करने के लिए जाते हो, तो आपके पास नेटवर्क का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और आपका सबनेट मास्क या फिर आपका प्रीफिक्स का इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप चाहो तो नेक्स्ट ऑफ आईपी या फिर एग्जिट इंटरफेस, कोई एक इंफॉर्मेशन आपको राउटर को दे दो, ताकि आपके राउटर को पता चल जाए कि आपके डेटा जो है कहाँ एग्जिट करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक होता है डायनामिक राउट। डायनामिक राउट के लिए भी अगर हम बात करें, डिफॉल्ट राउट को अभी के लिए भी मैं स्किप कर रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा। डायनामिक के ऑप्शन में अगर हम देखेंगे, तो अभी के लिए डायनामिक में आपके पास होते हैं, तो कुछ प्रोटोकॉल आपके पास होते हैं, और उस प्रोटोकॉल को आप क्या किए हो, कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली डायनामिक राउटिंग को आपको क्या किया गया है, आपको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपके एक है आपके पास डिस्टेंस वेक्टर, दूसरी आपके पास हो गया एडवांस्ड डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है। तीसरी आपके पास हो गया लिंक स्टेट, सॉरी एक पॉइंट मिस कर दिया, ठीक है। डायनामिक राउटिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास 2 तरह का राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं। एक आपके पास होता है आईजीपी, दूसरे आपके पास होता है ईजीपी, ठीक है। आईजीपी बेसिकली हम इंटरनल कनेक्शन के लिए या फिर राउट प्रीफिक्स जो हमारा इंटरनल के लिए है ना, कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। और ईजीपी हम क्या करते हैं, हम ईजीपी बेसिकली एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में ट्रैफिक पास करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बारे में आगे आप जब जाओगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो आईजीपी का फुल फॉर्म के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म आपका होता है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, और इसका होता है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल में अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास 3 तरह का प्रोटोकॉल होते हैं। एक होता है आपके पास डिस्टेंस वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर में आपके पास एक प्रोटोकॉल है, वो है रीप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। दूसरी आपके पास होता है एडवांस्ड डिस्टेंस वेक्टर, जिसमें एडवांस्ड डिस्टेंस वेक्टर में आपके पास एक प्रोटोकॉल है EIGRP। तीसरी के लिए अगर आप बात करते हो, आपके पास लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल से। लिंक स्टेट में आपके पास 2 प्रोटोकॉल है, एक है OSPF और एक है ISIS। और एक्सटीरियर के बारे में अगर आप बात करते हो, तो आपके पास एक ही एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, वो है आपके पास BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। बेसिकली BGP के लिए हमें कोई लेना देना नहीं है अभी के लिए। और ये जो आपके पास इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल आपके पास हो गए, तो इसमें हम क्या करेंगे, रीप आजकल कोई भी यूज नहीं करता है, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन के लिए हम वहां से थोड़ा स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको थोड़ा क्लियर समझ में आ जाए, ताकि आपको EIGRP भी समझ में आ जाएगा। रीप, EIGRP और OSPF के बारे में हम जो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल आपके पास हो गया उसमें देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा राउटिंग टेबल के बारे में और थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, ताकि अभी भी आपको थोड़ा क्या है ना, ज़्यादा आपको नॉलेज आ गया होगा राउटिंग के बारे में जानने के बाद।
तो इसलिए आपको थोड़ा इजी हो जाएगा अभी राउटिंग टेबल समझने के लिए। तो अगर हम राउटिंग टेबल के बारे में बात करते हैं तो राउटिंग टेबल में आपके पास क्या होते हैं, कुछ राउट या फिर नेटवर्क के इंफॉर्मेशन आपके पास होते हैं। क्या क्या नेटवर्क के इंफॉर्मेशन आपके पास हो सकते हैं? सबसे पहले आपके पास कनेक्टेड नेटवर्क के इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। कनेक्टेड मतलब जो नेटवर्क से रिलेटेड इंटरफेस आपके डिवाइस में ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है। मतलब ये राउटर के लिए अगर ये इंटरफेस, ये जो राउटर 1 के लिए ये इंटरफेस, इसके लिए लोकल इंटरफेस है। इस लोकल इंटरफेस के अंदर आप जो नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर रहे हो, जिस नेटवर्क से आप आईपी कॉन्फ़िगर कर रहे हो ना, वो नेटवर्क इसके लिए क्या हो जाएगा, लोकल नेटवर्क बन जाएगा या फिर कनेक्टेड नेटवर्क बन जाएगा। तो आपके राउटिंग टेबल में क्या होगा, सबसे पहले आपके पास कनेक्टेड नेटवर्क के इंफॉर्मेशन होते हैं। दूसरी अगर आप यहां पे बात करते हो तो उस केस में आपका क्या होते हैं, आपके पास कुछ स्टैटिक राउट के इंफॉर्मेशन होते हैं। स्टैटिक राउट मतलब जो मैन्युअली आपने कॉन्फ़िगर किया है। तीसरी में अगर आप बात करते हो तो डायनामिकली लर्न राउट। ठीक है, जो कोई प्रोटोकॉल की तरह आप मतलब यूजिंग बाय यूजिंग सम प्रोटोकॉल्स द राउट हैज बीन लर्नड, उसे आप क्या बोलोगे, डायनामिकली लर्न राउट। चौथी में आपके पास क्या ऑप्शन है, डिफॉल्ट राउट। ठीक है, तो कनेक्टेड राउट में मैंने आपको क्या बताया कि आपके कनेक्टेड राउट जो होते हैं वो आपका बाय डिफॉल्ट आपके जो इंटरफेस, जो राउटर का लेयर 3 इंटरफेस में जो नेटवर्क का आईपी आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, उस नेटवर्क के इंफॉर्मेशन को आप ये क्या करता है, कनेक्टेड राउट की तरह ये क्या करता है, स्टोर कर देता है राउटिंग टेबल में। स्टैटिक रूट जो मैन्युअली आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना प्रोसेस, नेटवर्क का इंफॉर्मेशन, सबनेट मास्क, उसके बाद एग्जिट इंटरफेस, या फिर आप क्या यूज करते हो, नेक्स्ट ऑफ आईपी जब आप यूज करते हो, तो उस केस में वो आपका स्टैटिक रूट है। मैन्युअली आप एंट्री दे रहे हो राउट के लिए, वो आपका स्टैटिक रूट हो गया। तीसरी, आपने कोई AIGRP, OSPF, BGP या फिर आपने कुछ भी प्रोटोकॉल आपने चलाया, उसे आप क्या बोलते हो, डायनामिकली लर्न राउट। उसके बाद एक आपके पास ऑप्शन आता है डिफॉल्ट राउट के लिए। डिफॉल्ट राउट मतलब आपके पास क्या है, ये हर नेटवर्क के लिए ये क्या होता है, एक राउट आपके पास होते हैं। हर नेटवर्क के लिए मतलब सारे नेटवर्क के लिए, जितने भी आपके पास आईपी है, जो आईपी का जितने भी आपके पास नेटवर्क है, सारे नेटवर्क के लिए आपके पास एक एंट्री होता है जिसे आप बोलते हो क्या, डिफॉल्ट राउट। डिफॉल्ट राउट मतलब क्या, आपके राउटर जब भी कोई राउटिंग टेबल चेक करता है, आप मान लो फॉर एग्जांपल, आपका ये एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, आपके पास ये राउटिंग टेबल है एक राउटर के ऊपर, अच्छे से इसको थोड़ा समझना। इसने सबसे पहले एक एंट्री बनाया 10/नेटवर्क के लिए /8, इसने एक एंट्री बनाया। 20 के लिए भी इसने कोई एक एंट्री बनाया। ठीक है, 30 के लिए भी इसने कोई एंट्री बनाया। ये जो 3 एंट्री के बारे में मैं आपको बताया, ये आपका हो सकता है स्टैटिकली, आप मान लो इसने ये इंफॉर्मेशन आपने स्टैटिक दिया था, ये डायनामिकली कोई आपका राउटिंग प्रोटोकॉल की तरह ये हुआ है, और आप यहाँ पे मान लो कोई 1 नेटवर्क का कोई इंफॉर्मेशन था जो आपका क्या है, कनेक्टेड राउट है। उसके बाद आप अगर डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करते हो तो डिफॉल्ट रूट भी आप डायनामिकली लगा सकते हो, आप स्टैटिकली भी कर सकते हो। डायनामिकली भी लर्न करा सकते हो किसी प्रोटोकॉल के अंदर कॉन्फ़िगर करा के, या स्टैटिकली भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करते हो तो आपको क्या होता है, एक डिफॉल्ट रूट का इंफॉर्मेशन आपको ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको 000 करके सारा दिखेगा। इसका मतलब यही है कि आपके जो नेटवर्क का इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, तो इसमें आपका जो नेटवर्क बिट है ना, ये आपका जो 000 करके आपको दिखा रहा है, इसमें आपका कोई नेटवर्क बिट नहीं है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, आपके सारे इंफॉर्मेशन, सॉरी, इसमें जो आप ये जो CIDR वैल्यू आप यूज करते हो ना 0, अगर आप 8 यूज करते हो तो इसका मतलब आपके पास 8 नेटवर्क बिट है। क्लास A के लिए आप यूज करते थे, क्लास B के लिए 16 अगर CIDR वैल्यू आप यूज करते हो तो इसका मतलब 16 आपके पास नेटवर्क बिट है। क्लास C के लिए आप 24 अगर यूज करते हो तो 24 आपके पास नेटवर्क बिट है। अगर आप यहाँ पे 0 यूज करते हो ना, तो यहाँ पे नेटवर्क बिट कुछ भी नहीं है। मतलब ये सारे नेटवर्क को पहचान दे देता है। ठीक है, मतलब क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E, कुछ भी हो, ये सबको मैच करा लेता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट रूट बोल लेते हैं कि बाय डिफॉल्ट अगर आप इसे कॉन्फ़िगर कर लेते हो, ये सारे नेटवर्क के लिए आपका, इसके लिए भी आप जब भी कॉन्फ़िगर करते हो, इसके लिए भी कोई एक एग्जिट इंटरफेस आपके पास होता है, इसके लिए भी आपके पास क्या होता है, कुछ नेक्स्ट ऑफ आईपी अगर आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हो सकता है। डायनामिकली आप लर्न कराओ या फिर स्टैटिकली आपको एंट्री करना पड़ता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन भी अगर आप स्टैटिकली बात करोगे, जैसे स्टैटिक रूट के बारे में मैंने बात किया, उसी तरह आपका होता है। तो आपके राउटर क्या करता है, आप मान लो कोई यूजर था
जो कि डेस्टिनेशन उसने भेजा कि कोई यूजर था 5.5 करके या कुछ भी यूजर था, उसने डेस्टिनेशन लगाया 10.1 को और आईपी भेजा। राउटर क्या करता है, सबसे पहले जो इसके पास एंट्री होता है ना, उस एंट्री के साथ सबसे पहले मैच किया। तो इसने 1.0.0.0/8 नेटवर्क के साथ उसने डेस्टिनेशन आईपी को देख के मैच कराया। मैच नहीं होगा क्योंकि डेस्टिनेशन 10.1 था। फिर राउटर ने देखा दूसरी वाले एंट्री के साथ मैच कराएगा, और दूसरी वाले एंट्री जो आपका 10 के लिए था, इसमें एंट्री आपका डेस्टिनेशन आईपी के साथ मैच हो गया। तो इसके ये सिलेक्ट कर लेगा, इसके लिए जो भी आपका एग्जिट इंटरफेस होगा या फिर नेक्स्ट हॉप होगा, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, आपका डेटा जो है आगे भेज देगा। ठीक है, आपने इसी तरह आपने ये 30 के लिए अगर आपने सेट किया था तो पहले ये चेक करेगा ये मैच नहीं होगा, सेकंड में मैच नहीं होगा, थर्ड में चेक करेगा मैच नहीं होगा, फोर्थ में 30 में जो भी ये चेक करेगा, आपका 30 में डेस्टिनेशन अगर 30.1 या ऐसा कुछ है मैच हो जाएगा। ये वाला जो भी आपका एग्जिट इंटरफेस होगा उससे ये क्या करेगा, आगे एग्जिट करा लेगा। लेकिन आपने डेस्टिनेशन क्या किया, आपके कुछ डिवाइस था, एक डिवाइस उसने डेस्टिनेशन क्या लगाया, 50 लगाया। ठीक है, तो ये पहले से भी ऐसे ही चेक करेगा, पहले वाला एंट्री में मैच नहीं हुआ, सेकंड वाला एंट्री में मैच नहीं हुआ, थर्ड वाला एंट्री 20 के लिए था मैच नहीं हुआ, फोर्थ वाला 30 के लिए था मैच नहीं हुआ। तो ये क्या करेगा, एट लास्ट कोई भी एंट्री के साथ अगर मैच नहीं हुआ, जिस इंटरफेस के लिए आपने डिफॉल्ट रूट एंट्री करके रखा है ना, उसी इंटरफेस के डेटा को एग्जिट करा देगा। क्योंकि ये सारे नेटवर्क के लिए है ना, डेस्टिनेशन कुछ भी हो, ठीक है, उसके लिए वो क्या करेगा, आपका डेटा को जो भी आपने मान लो फास्ट इथरनेट 0/0 के साथ आपने कॉन्फ़िगर किया था एग्जिट इंटरफेस, ये क्या करेगा, उसके लिए डेटा फास्ट इथरनेट 0/0 से एग्जिट करा देगा। हो सकता है कि आगे वाले डिवाइस को भी इसे पता नहीं हो इसके बारे में या कुछ भी हो, लेकिन ये फास्ट इथरनेट 0/0 से डेटा को एग्जिट करेगा ही करेगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जब भी डिफॉल्ट रूट के बारे में हम बात करते हैं तो हम क्या बोल देते हैं कि इफ द डेस्टिनेशन इज अननोन फॉर द डिवाइस, देन इन दैट केस द डिवाइस विल सेंड द ट्रैफिक टुवर्ड्स द डिफॉल्ट रूट। और इन अदर केस अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट रूट टू गिव डेस्टिनेशन टू द अननोन डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस। आप ऐसे भी बात करते हैं, मतलब कोई भी यूजर मेरा कोई भी आईपी एड्रेस डेस्टिनेशन में लगा के भेज रहा है जिसके नेटवर्क के इंफॉर्मेशन मेरे राउटर को पता नहीं है। ठीक है, मेरे राउटर की राउटिंग टेबल में उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, हम अगर डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो ट्रैफिक को उसी वाले डिफॉल्ट रूट के साथ मैच करा के आगे डेस्टिनेशन मिल जाएगा। इसीलिए हम क्या बेसिकली क्या करते हैं, अननोन आईपी एड्रेस या फिर अननोन नेटवर्क के लिए हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इसीलिए हमेशा डिफॉल्ट रूट हम कौन सी केस में कॉन्फ़िगर करते हैं, जब भी हम अपने इंटरनेट की तरफ जो हमारा राउटर का इंटरफेस होता है ना, जिससे हमारा इंटरनेट कनेक्ट होता है, क्योंकि हमारे इंटरनेट में बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, तो सारे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हमें तो पता नहीं है ना। क्या होता है आपका बेसिकली, अगर हम सिनेरियो के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ये आपका राउटर हो गया, ये आपका एरिया, ठीक है, और इस राउटर का आपने आईएसपी के साथ कनेक्ट किया है, और ये आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ये वाला इंटरफेस पे। तो आप क्या करोगे, आईएसपी के बाद आपका पूरे वर्ल्ड का इंटरनेट जो है वो कनेक्ट है, और उसमें बहुत सारे लाखों नेटवर्क है उसमें। तो आपको तो लाखों नेटवर्क के लिए आप यहाँ पे इंटरफेस नहीं डाल पाओगे ना। आपके कौन से वेबसाइट, आपके जो यूजर यहाँ पे बैठे हैं, ये जो लान एरिया में आपका स्विच है, इसमें जो भी यूजर आपके बैठे हैं ये कौन सी वेबसाइट भी एक्सेस कर सकता है ना। तो उस केस में वो वेबसाइट का आईपी क्या है आपको थोड़ी पता है, आपको तो वेबसाइट का नाम बस पता है, वो वेबसाइट सर्वर का क्या आईपी होगा, कौन से नेटवर्क में होगा। तो हर एक नेटवर्क ढूंढ के आपको तो एंट्री यहाँ पे स्टैटिकली आप नहीं बना सकते ना, या फिर डायनामिकली भी आप लर्न नहीं करा सकते, क्योंकि आपके राउटिंग टेबल जो है ना, लाखों नेटवर्क के लिए आपके राउटिंग टेबल का साइज भी लाखों हो जाएगा। तो उस केस में आपका राउटर के पास कैपेबिलिटी भी होना चाहिए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, इसके तरफ आप एक डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर कर दोगे। तो उससे क्या होगा, आपके ये यूजर कभी भी अगर कोई अननोन डेस्टिनेशन के लिए ट्रैफिक भेजेगा, वो ट्रैफिक आपका राउटर के पास आएगा, और राउटर हर कोई ट्रैफिक का जो आपका राउटिंग टेबल में एंट्री बना है उस एंट्री को चेक करेगा। किसी भी एंट्री में वो वाला एंट्री आपका मैच नहीं होगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सिंपली ये क्या करेगा, आपका जो डिफॉल्ट रूट वाला एग्जिट इंटरफेस है ना, उस वाले से आईएसपी के पास भेज देगा। और आईएसपी तो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसके पास सारे नेटवर्क के लिए इन्फॉर्मेशन होगा, तो आपका आईएसपी जो करे आगे आपका ट्रैफिक जहां भेजना है वहां भेज देगा। तो बेसिकली डिफॉल्ट रूट हम किस लिए कॉन्फ़िगर करते हैं, इसे आप समझ लो कि हमारे पास जो अननोन डेस्टिनेशन नेटवर्क होते हैं, उस अननोन डेस्टिनेशन नेटवर्क डेस्टिनेशन के साथ अगर कोई ट्रैफिक भेज रहा है कोई यूजर, उसको डेस्टिनेशन देने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, या फिर आप ऐसा सिंपली आप बता सकते हैं, अननोन ट्रैफिक को बाहर भेजने के लिए हम डिफॉल्ट रूट क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो ये डिफॉल्ट रूट पे आपके पास दो तरह का कॉन्फ़िगर हो सकता है। आप सबसे पहले आप जो स्टैटिकली आप करते हो, इसे स्टैटिक डिफॉल्ट रूट बोलते हो, ठीक है।
इसलिए मैं आप इसे स्टैटिक रूट के अंदर भी आप मान सकते हो। तो इसको जब आप कॉन्फ़िगर करने के लिए जाओगे तो आपके पास एक कमांड होता है आईपी राउट, ठीक है। डेस्टिनेशन आपका सबनेट मास्क आपका 0 है, तो इसका मतलब सारे कुछ आपका 0 है। उसके बाद नेक्स्ट ऑफ आईपी या फिर एग्जिट इंटरफेस, आप ये कॉन्फ़िगर करा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टैटिक डिफॉल्ट रूट, जो कि आप स्टैटिकली एंट्री करा सकते हो। और बहुत सारे राउटिंग प्रोटोकॉल है, जैसे आपके पास OSPF हो गया, EIGRP हो गया, RIP हो गया, आपके पास BGP हो गया। उस राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, डिफॉल्ट रूट जो है आप ओरिजिनेट करा सकते हो। मतलब एक डिवाइस से आप डिफॉल्ट रूट ओरिजिनेट करा सकते हो, या फिर अपने ISP से आप रिक्वेस्ट करा सकते हो, आपके ISP आपके तरफ एक डिफॉल्ट रूट आपको भेज देगा। तो उससे क्या होगा, आप कभी भी आपको अननोन ट्रैफिक भेजना है आप भेज दोगे। तो उसके लिए आपको एक प्रोटोकॉल की जरूरत है। हर एक प्रोटोकॉल के लिए डिफॉल्ट ओरिजिनेट करने के लिए या फिर डिफॉल्ट रूट स्प्रेड कराने के लिए डायनामिकली आपके डायनामिक मेथड्स होते हैं। जब आप राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में जानोगे तभी आप उसका कॉन्फ़िगर जानोगे, ठीक है। तो बेसिकली आपका डिफॉल्ट रूट इसीलिए यूज होता है आपके अननोन ट्रैफिक को डेस्टिनेशन देने के लिए। इसमें भी और भी थोड़ा आपके पास इंफॉर्मेशन है राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में, हम वो देखेंगे। राउटिंग टेबल के बारे में धीरे धीरे हम जब जाएंगे आगे तो सारा इंफॉर्मेशन देखते जाएंगे। अभी के लिए अगर हम बात करते हैं राउटिंग टेबल के बारे में और थोड़ा अगर हम बात करते हैं, तो आपके पास कुछ राउट सिलेक्शन प्रेफरेंस होता है। इसको याद रखने की जरूरत होता है, ठीक है। अगर राउट सिलेक्शन प्रेफरेंस के बारे में हम बात करें तो एक्चुअली हम पहले समझ लेते हैं ये राउट सिलेक्शन प्रेफरेंस क्या है। कि आपके राउटिंग टेबल में, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके सबसे पहले एक राउट आपका चेक हो रहा है, एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ये चेक कर रहा है, इसे मैच नहीं हुआ तो दूसरे में जा रहा है, इससे मैच नहीं हुआ तो तीसरे। तो ये जो एक चेक कर रहा है दूसरे में जा रहा है, दूसरे चेक कर रहा है, अगर मैच नहीं हुआ तीसरे में, तो इसके लिए भी आपके कुछ राउटिंग रूल्स है, कुछ प्रेफरेंस ऑलरेडी आपका प्री डिफाइंड है। उस प्रेफरेंस को फॉलो करके आपके डिवाइस क्या करता है, कौन से वाला राउट के साथ वो ट्रैफिक भेजेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो क्या करता है, चेक करता है। मतलब आप मान लो 10 नेटवर्क के लिए आपने कुछ ऐसा एंट्री किया था, /8 एक आपके पास एंट्री है, 10.0.0.0/16 के लिए एक आपके पास एंट्री है। अब देखो अगर आपका डेस्टिनेशन IP 10.0.0.0 मतलब 1 है, अगर डेस्टिनेशन किसी ने भेजा 10.0.0.1 है, तो ये IP आपका ये वाला नेटवर्क के अंदर भी आएगा, ये वाले नेटवर्क के अंदर भी आएगा। तो आपके राउटर अभी कौन सा वाला सिलेक्ट करेगा भेजने के लिए, मतलब दोनों से तो नहीं भेजेगा ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक कुछ राउट सिलेक्शन प्रेफरेंस आपके पास है, जिस राउट सिलेक्शन प्रेफरेंस को आपके डिवाइस क्या करता है, फॉलो करता है। उसमें भी आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं। राउट सिलेक्शन प्रेफरेंस के लिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपके राउटर क्या करता है, जब भी कोई डेस्टिनेशन IP होता है उसके लिए नेटवर्क जब भी वो ढूंढता है तो एक कॉन्सेप्ट आपके पास होता है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। सबसे पहले यह क्या करता है, आपका लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच को चेक कर लेता है, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे, हम पहले लिस्ट बना लेते हैं। सेकंड में ये क्या करता है, अगर लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच में मतलब 2 राउट आपके पास था और लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच रूल के हिसाब से दोनों आपके सेम आ गए, ठीक है। तो दोनों आपके मान लो कि सेम आ गया, जैसे आपके पास ये है 88 आपके पास है, ठीक है। तो दोनों इस केस में लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच क्या है हम जब जानेंगे तो 88 में क्यों लिखना आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर दोनों लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच रूल के हिसाब से सेट हो गए तो आपके सेकंड रूल को ये चेक करेगा। सेकंड रूल में आपके पास होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ठीक है। सेकंड में ये क्या करता है, एडी वैल्यू या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को ये चेक करता है। फिर उसके बाद थर्ड में ये क्या करता है, आपके पास कुछ मैट्रिक वैल्यू होते हैं, ये क्या करता है, आपका मैट्रिक वैल्यू को चेक कर लेता है, ठीक है। सबसे पहले आपका लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच चेक होगा, उससे अगर सेम हो गया मतलब दोनों तरफ अगर मतलब कंपैरिजन में सेम आ गए तो उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस चेक किया जाएगा। अगर उसमें भी नंबर आपका सेम आ गए तो फिर आपका जो मैट्रिक वैल्यू है वो आपका चेक किया जाएगा। अगर मैट्रिक वैल्यू भी आपका सेम हो गया तो उस केस में आपका ट्रैफिक दोनों इंटरफेस से लोड बैलेंस भी हो सकते हैं, दोनों इंटरफेस से भी भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपके पास 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इसके बारे में थोड़े थोड़े हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं।
और ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा आपको याद रखने की जरूरत है। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच मतलब, अब देखो लॉन्गेस्ट मीन्स ये क्या बता रहा है, लॉन्ग साइज का साइज ये बता रहा है, ठीक है। प्रीफिक्स मतलब आपको पता है, प्रीफिक्स मतलब आपके पास क्या होता है, कुछ नेटवर्क का आपका जो साइज है ना, नेटवर्क साइज, उसके बारे में ये बता रहा है, या फिर कोई नेटवर्क के बारे में ये बता रहा है। उसके बाद मैच, ये मैच मतलब मैच करा रहा है। तो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो लॉन्गेस्ट नेटवर्क मैच, या फिर बड़ा वाला नेटवर्क, मतलब बड़ा वाला नहीं, आप ऐसा समझ सकते हो जिसका नेटवर्क जो आपके पास बीट है ना वो ज्यादा है, नेटवर्क बीट का लेंथ जिसका ज्यादा है, आप ऐसा समझ सकते हो। आप द मोस्ट ठीक है, द मोस्ट नंबर ऑफ नेटवर्क बीट्स मतलब आपके नेटवर्क जिसमें सबसे ज्यादा नेटवर्क बीट्स आपके पास होते हैं, वो आपका प्रीफर किया जाता है पहले वाला रूल में, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, ये मेरे पास दो एंट्री है, सेम इंफॉर्मेशन मैं ले लेता हूं, 8 और एक है 10.0.0.0/16। सबसे पहले ये क्या करेगा, आपके जब सबनेट सबसे पहले आपका मैच किया जाता है, सबनेट को मैं नहीं लिख रहा हूं, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच से भी आपका सबनेट मैच किया जाता है। हालांकि सबनेट तो आपका मैच हो जाएगा, जिस सबनेट के अंदर आईपी आएगा उसके लिए। ये सबनेट के लिए जो आईपी आपका डेस्टिनेशन 10.0.0.1 था, इसके लिए दो सबनेट आपके आ रहे थे, इसलिए सबसे पहले जो रूल हमारा था ये लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच रूल, हमने ये चेक करेगा आपका राउटर। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच में मैंने आपको क्या बताया, द मोस्ट नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स प्रीफिक्स इज प्रीफर्ड, ठीक है। इसका मतलब यही है, जिसने आपके पास दो नेटवर्क के लिए एंट्री है, जिस नेटवर्क में सबसे ज्यादा नेटवर्क बीट है वो आपका प्रीफर किया जाएगा। तो सेकंड वाले नेटवर्क में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे नेटवर्क बीट आपके टोटल 16 है, पहले वाला नेटवर्क में आपका 8 है, तो सेकंड वाला नेटवर्क में आपका लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच हो जाएगा, रूल सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब इसके पास सबसे ज्यादा नेटवर्क बिट्स है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इश्यू वाले से आपका ट्रैफिक इसको ही प्रीफर करेगा और इश्यू वाले से आपका ट्रैफिक भेजेगा। इश्यू वाले नेटवर्क के लिए जो आपके पास एंट्री होगा सेकंड के लिए, इश्यू वाले एंट्री के लिए ये क्या करेगा, आपका ट्रैफिक आगे भेजेगा। क्यों, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच का जो आपका रूल है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसके पास सबसे ज्यादा नेटवर्क बिट्स है। सेकंड में आपके पास होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ठीक है, या फिर आप एडी वैल्यू भी इसे बोलते हो। इसे वो वाला एडी आप मत समझिए, विंडोज वाला, इसे हम एडी वैल्यू बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस आपका तभी चेक किया जाएगा कब, जब आपका लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच के साथ आपका कोई रिजल्ट नहीं आया। मतलब फॉर एग्जांपल आपका क्या है, आपके पास एक नेटवर्क था 10.0.0.0/8 पहले वाला एंट्री, दूसरे वाला एंट्री भी आपके पास है 10.0.0.0/8। तो यहाँ पे आपका लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच काम नहीं किया, क्योंकि दोनों नेटवर्क एंट्री में अगर आप देखोगे तो आपके पास नेटवर्क बिट सेम है, ठीक है। तो इस केस में लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को चेक करेगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ऑलरेडी प्री डिफाइन किया गया है, ठीक है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के लिए अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे राउट टाइप के हिसाब से ये ऑलरेडी प्री डिफाइन किया गया है। पहले अगर आप कनेक्टेड राउट के लिए बात करोगे तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कनेक्टिव के लिए शायद आपके पास 0 होता है, एक बार मैं देख लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, हाँ, कनेक्टेड के लिए आपके पास क्या होता है, 0, एडी वैल्यू आपको 0 देखने को मिलेगा। और दूसरे में अगर आप कोई स्टैटिक रूट आपने कॉन्फ़िगर किया है स्टैटिकली, तो उसके लिए ऑटोमेटिकली आपका बाय डिफॉल्ट एडी वैल्यू 1 होता है। आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो, इसको मैं ब्रैकेट में डिफॉल्ट दे देता हूं, डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। आपके स्टैटिक रूट के लिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपका क्या प्री डिफाइन किया गया है, आपका 1 प्री डिफाइन किया गया है। तीसरी में अगर हम बात करते हैं स्टैटिक डिफॉल्ट रूट के लिए, जो हम स्टैटिकली डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, उसके लिए भी आपका एडी वैल्यू 1 है और ये आपका डिफॉल्ट वैल्यू है, आप इसे चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। चौथी में आपके पास डायनामिक राउट
ये क्या करता है आपके डायनामिक राउट, इट्स ठीक है, आपके जो डायनामिक प्रोटोकॉल्स है उनके हिसाब से डायनामिक रूट का आपका जो प्री डिफाइन एडी वैल्यू है वो आपका ऑलरेडी सेट किया गया है। ठीक है, हर एक प्रोटोकॉल के लिए आपका एडी वैल्यू जो है वो चेंज होता है। तो अगर आप एडी वैल्यू के बारे में बात करते हो तो एडी वैल्यू के केस में आपका क्या है, और डायनामिक प्रोटोकॉल में जब भी हम कोई प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे उसका एडी वैल्यू क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। और एडी वैल्यू रेंज आपका 0 टू लेके 255 तक है। ठीक है, आप एडी वैल्यू आप जब भी स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर कर रहे हो तभी भी आप क्या कर सकते हो, एडी वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। और डायनेमिक प्रोटोकॉल के लिए आपके पास ऑलरेडी प्री डिफाइन एडी वैल्यू होते हैं, जैसे ओएसपीएफ के लिए 110 होता है। ठीक है, तो वो एडी वैल्यू आप चाहो तो स्टैटिक रूट के लिए आप 0 से लेकर 255 तक के बीच आप कोई भी एडी वैल्यू आप सेट करा सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर आपके पास जो एग्जाम्पल मैंने लिया था इसमें एडी वैल्यू फर्स्ट वन के लिए अगर आपने 1 रखा और एडी वैल्यू सेकेंड वन के लिए अगर आपने 2 रखा तो यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू प्रीफर्ड। तो इसमें दोनों में अगर आप एडी वैल्यू कंपेयर करोगे तो आपका पहले वाला जो एंट्री आपके पास है उस एंट्री में आपका एडी वैल्यू जो है लोएस्ट है। तो इसलिए ये कभी भी कोई 10 नेटवर्क का आईपी के लिए कोई ट्रैफिक भेजने की कोशिश करेगा तो ये पहले वाला एंट्री जो आपका पड़ा होगा उससे मैच करा के आगे भेज देगा, क्योंकि एडी वैल्यू हमेशा आपका क्या है, लोएस्ट आपका प्रीफर किया जाता है। ठीक है, और तीसरी में आपके पास है मैट्रिक वैल्यू। और अगर आप मैट्रिक के बारे में बात कर सकते तो यहाँ पे एडी वैल्यू अगर आप देखोगे ये राउटिंग टेबल में अगर आप एंट्री के लिए चेक करोगे तो आप देख लो यहाँ पे जो आपको 2 वैल्यू देखने को मिल रहा है ना, एक 1 और एक 0 आपको देखने को मिल रहा है। ये बेसिकली 1 आपका एडी वैल्यू है, इसको हमने स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करके रखा है और इसका एडी वैल्यू आपका 1 इसलिए दिख रहा है, आपका बाय डिफॉल्ट हमने कुछ चेंज नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट इसने 1 लिया और आपका मैट्रिक वैल्यू यहाँ पे ये 0 दिखा रहा है। स्टैटिक के लिए आपका मैट्रिक वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो ये आपका एडी वैल्यू पहले वाला जो आपके पास ये ब्रैकेट में ये एंट्री होता है ये आपका एडी वैल्यू होता है। तो मैट्रिक वैल्यू आपका तीसरी है। तो मैट्रिक वैल्यू आपका तब चेक किया जाएगा जब आपका एडी वैल्यू जो है ना वो सेम हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे बात करोगे पहले वाले के लिए एंट्री के लिए अगर आप बात करते हो तो पहले वाले के लिए भी आप हम यहाँ पे और एक एंट्री ले लेते हैं। पहले एंट्री हमारे पास है /8, एडी आपके पास 1 है, आपने स्टैटिकली कॉन्फ़िगर किया और आप फॉर एग्जांपल आप मान लो एडी यहाँ पे 110 आपने स्टैटिकली कॉन्फ़िगर किया या कुछ भी हो, एडी वैल्यू आपका यहाँ पे भी 110 है। तो इस केस में आपका एडी वैल्यू सेम हो गया। तो उस केस में आप देखो सबसे पहले आपका लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच चेक किया गया तो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच के हिसाब से आपका ये भी सेम आ गया। एडी वैल्यू आपका चेक किया गया तो दोनों सेम आ गया। अभी के लिए आपका क्या होगा, मैट्रिक वैल्यू चेक किया जाएगा। और मैट्रिक वैल्यू के बारे में अगर आप बात करते हो तो कनेक्टेड राउट के लिए मैट्रिक वैल्यू आपका 0 होता है। स्टैटिक राउट के लिए आपका मैट्रिक वैल्यू 0 होता है। स्टैटिक डिफॉल्ट के लिए अभी मैट्रिक वैल्यू 0 होता है। डायनामिक राउट अगर आप कोई लर्न कर रहे हो तो डायनामिक राउट के केस में आपके पास क्या होते हैं, एवरी प्रोटोकॉल इज हैविंग ए स्पेसिफिक मेथड टू कैलकुलेट मैट्रिक वैल्यू। ठीक है, तो हर एक प्रोटोकॉल के लिए मैट्रिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपका अलग सा मेथड होता है। तो उस मेथड के अकॉर्डिंग आपका जो भी प्रोटोकॉल जो भी मैट्रिक वैल्यू आपका आता है वो चेक किया जाता है। तो मैट्रिक वैल्यू भी आपका क्या है कि लोएस्ट आपका प्रीफर्ड है। ठीक है, लोएस्ट मतलब यहाँ पे अगर आप मान लो मैट्रिक वैल्यू आपका क्या है 10 आ रहा है और यहाँ पे मैट्रिक वैल्यू आपका 20 आ रहा है, तो इस केस में 10 वाला जो आपके पास ट्रैफिक है ना ये आपका मैच हो जाएगा मैट्रिक के हिसाब से, क्योंकि आपका लोएस्ट मैट्रिक जो है आपका 10 के साथ आ रहा है। इन केस
अगर आप बात करते हो तो उस केस में अगर आपका एडी वैल्यू भी सेम हो गया, सॉरी आपका लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच रूल भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, सेम आ गया, और एडी वैल्यू भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, आपका सेम आ गया, और मैट्रिक वैल्यू भी आपका सेम आ गया, तो आपका दोनों तरह से आपके जो दो इंटरफेस, अगर आपके पास दो एंट्री पड़ा है तो दो एंट्री के अकॉर्डिंग आपका दो इंटरफेस के लिए आपका ट्रैफिक लोड बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 टर्म आपके पास मैंने बताया कि राउट सिलेक्शन रेफरेंस के लिए आपके राउटर क्या यूज करता है राउट सिलेक्शन करने के लिए। तो इस टर्म के अकॉर्डिंग, या हालांकि आपको इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है राउट सिलेक्शन प्रेफरेंस बताओ या राउट सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें आप लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस और मैट्रिक वैल्यू एक के बाद एक आप बता सकते हैं। तो आज के लिए राउटिंग में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और थोड़ा राउटिंग टेबल को हम क्लियर से देख लेंगे कुछ एंट्री बना के। उसके बाद स्टैटिक रूट जो है आपका कॉन्फ़िगर करेंगे, उसको भी थोड़ा हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो भी टर्म आपके पास थोड़े थोड़ा आएंगे वो, हालांकि शायद ये मतलब री अरेंज ऑर्डर में मैंने आपको नहीं बताया सीक्वेंशियली, ऊपर नीचे शायद हो गया ऐसा कुछ। ठीक है, हम देख लेंगे, इसमें कोई